likely to attend or not attend a training session of a football match? अच्छा, एक बात यहाँ पे सोचते हैं कि इस बात का क्या मतलब है equally likely का? कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई अटेंड करने या ना करने की? ठीक है, 50-50. ठीक है. अच्छा, इफ ही अटेंड्स ही इज सर्टेन टू बी चोजन. अच्छा, सर्टेन का क्या मतलब होता है? ही इज सर्टेन टू बी चोजन फॉर द टीम. ठीक है, इफ ही अटेंड्स ही इज सर्टेन टू बी चोजन. सर्टेन का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी, 1 होगी. इफ ही डज नॉट अटेंड देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. अच्छा, पहली बात तो आई वांट टू थिंक अबाउट अ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम्स कब हेल्प करती है? व्हेन देयर आर इवेंट्स आफ्टर वन अनदर. अगर एक के बाद एक इवेंट हो रहा होना तो हमें ट्री डायग्राम्स हेल्प करती हैं. तो पहला इवेंट ये था कि ये अटेंड करेगा या नहीं अटेंड करेगा. अच्छा, किसी भी नॉट इवेंट के लिए ना ए डैश यूज होता है, उसके ऊपर डैश डाल दें. ये कैम्ब्रिज की अपनी नोटेशन बता रहा हूं. बेटे देखो, ए का मतलब अगर अटेंड है ना, आपने अगर नॉट अटेंड लिखना है तो पूरा वर्ड ना लिखें. कैम्ब्रिज वाले खुद भी ये यूज करते हैं नोटेशन, ए के ऊपर डैश डाल दें. जिस इवेंट पे डैश डाल दें वो उसका ऑपोजिट इवेंट होता है, नॉट इवेंट कहते हैं उसको. ये इस चीज का नॉट इवेंट हो गया. ठीक है. सो हमारे पास अटेंड करने की और नॉट अटेंड करने की, वो हमने कहा था 1/2 है, 50-50 है. ठीक है. अटेंड करेगा तो चूज होगा या नहीं चूज होगा? सी और सी डैश. सी डैश का मतलब है नहीं चूज होगा, और फिर सी और सी डैश. तो दो इवेंट्स हो गए. पहली बात तो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेगा या नहीं करेगा, और अटेंड किया तो चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? सर्टेन था, तो 100% 1 हो गई. ये सर्टेन था, तो ना चूज होना की तो होगी नहीं, फिर 0 हो जाएगी. और अगर उसने अटेंड किया नहीं किया ट्रेनिंग सेशन अटेंड, तो चूज होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 थी, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 0.4 हो जाएगी. ओके, पहला पार्ट आंसर करते हैं, फर्स्ट पार्ट आंसर करते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट पार्ट क्या है जी आपके पास? इफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज चूजन फॉर द टीम. जी, चूज होने की क्या कौन कौन सी ब्रांच है? एक इस पे चूज हो रहा है और एक बगैर अटेंड किए चूज हो रहा है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन क्या आएगी फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग क्या आएगी हमारे पास? दो ब्रांचेस है, तो पहली ब्रांच है 1/2 × 1 की, प्लस दूसरी ब्रांच कितने की है? 1/2 × 0.6 की. ठीक है, तो 0.8 आंसर आ जाएगा आपके पास. अगला पार्ट पढ़ें. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब ये कोई अच्छा पेपर होगा जिसके अंदर एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. दैट जेमी अटेंडेड द सेशन. अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी अटेंडेड द सेशन गिवन दैट ही वाज चोजन फॉर द टीम. अब बेटे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगती है? जब सेकंड इवेंट हो चुका होता है. तो वो देखिए, वो बता रहे हैं पहला इवेंट क्या था कि उसने ट्रेनिंग अटेंड की या नहीं की. दूसरा इवेंट क्या था कि वो चूज हुआ या नहीं हुआ. अब उन्होंने आपको सेकंड इवेंट पहले बता दिया. उन्होंने कहा फाइंड करो प्रोबेबिलिटी अटेंड करने की, गिवन दैट वो चूज हो चुका हुआ है ऑलरेडी. तो आप क्या करोगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंड एंड चूजन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन. ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है? पहले वाले सिंबल को देख लें. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंडिंग द सेशन गिवन दैट ही वाज ऑलरेडी चोजन फॉर द टीम will be equal to probability of attending and being chosen over probability of chosen. अच्छा, attending and chosen की ऊपर वाली ब्रांच है 1/2 × 1. ठीक है, और नीचे क्या आना था? chosen की प्रोबेबिलिटी क्या आई हुई थी? 0.8. ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां से 5/8. ये आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं. सबर ना अरीबा, सबर, ओवर नहीं होते होते. अच्छा, अब सुनो बेटे, आप हर डायग्राम की ये ए लेवल्स में यू विल नॉट बी एबल टू मेक sample space या ट्री डायग्राम for every experiment.
क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स इतने बड़े होंगे उनकी आप लिस्ट ही नहीं पूरी बना सकोगे, यहाँ पे उनका ट्री डायग्राम भी नहीं बना सकोगे। तो बेटे आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी रेलेवेंट चीजें लिस्ट कर लिया करनी है। तो लिस्टिंग रेलेवेंट आइटम्स इज अ प्रॉपर टेक्निक। हर बार नहीं कोशिश करनी कि आपको पूरा ट्री डायग्राम बनाना आता हो। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। मैं एक एक्सपेरिमेंट लिखता हूं जी। A fair 12-sided dice is thrown twice and results were recorded. ठीक है, a fair 12-sided dice was thrown and the results were recorded. जी मुझे बताएं टोटल कितने रिजल्ट्स काउंट होंगे। अब एक डाइस की 14 साइड्स हैं, अब 12 साइड्स हैं, सॉरी 144, क्योंकि जब आप इस तरह से ये बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर तक बनेगा, 1 से लेके 12 तक, इधर भी लेके 1 से लेके 12 तक बनेगा सारे का सारा। तो इसके ऊपर जब डॉट्स लगाएंगे तो यहाँ पे कितने डॉट्स लगेंगे, 12 12 की 12 लाइंस लग रही होंगी यहाँ पे। तो ये तो 12 इंटू 12 कितना बनेगा, 144 टोटल बन रहे होंगे, टोटल आउटकम्स बन रहे होंगे। अच्छा नहीं बना सकते आप, यहाँ अगर एक बच्चा ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करे तो पहले उसको 12 ब्रांचेस आगे को ओपन करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद हर ब्रांच के आगे 12 ब्रांचेस और ओपन करनी पड़ेंगी, तो वो भी एक अजाब है, हम वो भी नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ पे आपके लिए सैंपल स्पेस बनाना वुड बी अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। ठीक है, ट्री डायग्राम तो बन ही नहीं ना सकता, 12 लाइनों का ट्री डायग्राम कैसे बना सकती हो जब आपने उसके आगे भी 12 ऑप्शंस खोलनी हो। ठीक है, तो अब आपने बेटे आज एक बात सीखनी है कि ओ लेवल से जब हम पढ़ के आते हैं ना, हमें आदत होती है हम हर चीज का ट्री डायग्राम बना लें किसी ना किसी तरह, लेकिन हर दफा ट्री डायग्राम्स पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, अगर आपका सिनेरियो बड़ा हो जाएगा, अब हालांकि देखो सिंपल सी बात है, 2 दफा डाइस थ्रो हुआ है, मसला ये हर डाइस के एक डाइस के फेसेस थे 12। ठीक है, सो 144 बेटे टोटल आउटकम्स थे। ठीक है, सो अब 144 जब टोटल आउटकम्स होंगे तो आप उनको लिख नहीं सकते। अब आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, अब वो कहती है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने बस टोटल पता चला लिया, हमें पता चल गया टोटल कितने आउटकम्स होंगे 144। ठीक है, अब आपसे वो पूछते हैं कि भाई फिर अगर लेट सपोज हम कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डाइसेस हैविंग सेम स्कोर, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप कहोगे हम लिस्ट बनाते हैं अपने फेवरेबल आउटकम्स की। क्या है, 1 1 आ सकता था, 2 2 आ सकता था, 3 3 आ सकता था, सो ऑन टिल 12 12 आ सकता था। तो ये कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके पास 12। तो अब आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं 12, टोटल आउटकम्स हैं 144 और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/12। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज of sum less than sorry sum is 10। लिस्ट बनाए अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स की कि पहले वाले डाइस पे अगर 1 आए तो क्या क्या नंबर यूज करके हो सकता है। बेटे देखिए 1 के साथ 9 कर सकते हैं, 2 के साथ क्या करेगा 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6, 5 5, 6 4, 7 3, 8 2 और 9 1। काउंट कर लें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउटकम्स है। तो बेटे ये 9 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, 9 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें जी बेटे 5 से आगे सेम चीज नहीं होगी, वो ऑपोजिट है। हमने देखा था कि वो 2 डिफरेंट डाइसेस हैं, पहले डाइस पे डिफरेंट है, दूसरे डाइस पे डिफरेंट। ट्री डायग्राम पे सोचो ना, ट्री डायग्राम पे 1 9 एक डिफरेंट ब्रांच होगी और 9 1 एक डिफरेंट ब्रांच होगी ट्री डायग्राम के ऊपर जब आप सोचोगे तो।
ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9/144, उसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चले जाएंगे। आपने अपने ट्री डायग्राम बनाना नहीं है, ट्री डायग्राम पे सोचो तो सही कि ट्री डायग्राम के ऊपर ये डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। ओके, अच्छा, ट्री डायग्राम्स आर हाईली फेवरेबल इफ यू आर डीलिंग विद 2 और 3 इवेंट्स जो एक दूसरे के बाद अकर कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, और हर इवेंट की अगर ऑप्शंस भी कम हो तो ट्री डायग्राम्स आर रियली नाइस, क्योंकि कम ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। अब अगर आपके एक इवेंट के अंदर कोई 5 ऑप्शंस खोलनी है तो ट्री डायग्राम इज लाइक अ नाइस ऑप्शन। उमर, अच्छा, प्रोबेबिलिटी के सारे आंसर्स अनलेस के प्रोबेबिलिटी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं। वो क्यों लिखने हैं वो भी आपको अगले तीसरे चैप्टर में पता चल जाएगा, वहां रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अप टू 4 डेसिमल लिखनी है अगर ज्यादा प्लेसेस के ऊपर आंसर आ रहा है तो, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस लिखनी है, उससे कम पे नहीं लिखनी। अच्छा, टेड लुकिंग फॉर द पेन है जी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट इज जस्ट इन पेंसिल केस इज 0.7। अच्छा, और समवेयर एल्स, ठीक है। अच्छा, अगर तो पेंसिल केस में ही ऑलवेज फाइंड्स इट, फाइंड की प्रोबेबिलिटी 1, नॉट फाइंड एफ डैश इज 0, ठीक है। व्हेन ही इज लुकिंग समवेयर एल्स तो 0.3 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर वहां पे फाइंड करेगा और नॉट फाइंड एफ डैश जी, इफ इट इज समवेयर एल्स द फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 0.2, तो ना फाइंड करने की कितनी हो जाएगी 0.8, ठीक है। गिवन दैट टेड फाइंड्स हिज पेन, सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, सेकंड इवेंट हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल केस, ठीक है, पहला इवेंट बताना है आपने, ठीक है। सो सेकंड इवेंट हो चुका है, उसको ही फाइंड्स इट, तो अब इसको पहले वर्ड्स में लिखते हैं, ये देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, पेंसिल केस की, गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी फाउंड द पेन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ pencil case and he finds the pen over probability of finds the pen, ठीक है। ओके, सो पहली बार न्यूमरेटर देखिएगा मेरे साथ, न्यूमरेटर पेंसिल केस एंड फाइंड्स द पेन, ठीक है। ये मैं कलर कोड कर रहा हूं इसको जरा, ताकि आप लोगों को बाद में देखने में आसानी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल केस एंड फाइंड्स ये है जी, ये ब्लू वाली ब्रांच है, ठीक है। सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 0.7 इंटू, सॉरी गलत ब्रांच लगा दी, पेंसिल केस एंड फाइंड्स 0.7 इंटू 1, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड क्या है आपके पास, फाइंड की 2 है आपके पास ब्रांचेस, एक ये ब्रांच है और दूसरी ये ब्रांच है। तो फाइंड की 2 ब्रांचेस बनाएंगे आप, 0.7 इंटू 1 प्लस 0.3 इंटू 0.2, तो अब आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 0.7 ओवर 0.06, 0.76, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन रहा है 0.7, हाँ 0.9211, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। Scenario पढ़ें, when Don plays tennis, ठीक है, 65% of his first serves go into the correct area. If the first serve goes into the correct area, the chances of winning a point is 90%. अच्छा, पहले तो यहां तक बात कर लेते हैं कि जो वो फर्स्ट सर्व करवाता है ना, ये है जी, लेबल कर रहा हूं फर्स्ट सर्व। अगर तो वो करेक्ट एरिया में चली जाती है और नहीं जाती करेक्ट एरिया में, ठीक है, फर्स्ट सर्व करेक्ट एरिया में और फर्स्ट सर्व करेक्ट एरिया में नहीं जा रही, F इज फॉर फर्स्ट, C इज फॉर करेक्ट। फर्स्ट सर्व करेक्ट एरिया में जाती है 0.65 से, 65% जो होता है, और नहीं जाएगी वो 0.35 से। वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट सर्व करेक्ट एरिया में चली जाती है तो उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 90%, 0.9, और लूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.1 ऑटोमेटिकली, ठीक है। इफ द फर्स्ट सर्व डज नॉट गो इनटू द करेक्ट एरिया, तो ये नीचे वाली ब्रांच के पर आ जाते हैं। डॉन इज अलाउड अ सेकंड सर्व, अब वो सेकंड सर्व करवाते हैं। The second serve of these 80% go into the correct area. Second serve correct area में जाती है 80% of the times, और second serve correct area में नहीं जाती है
20% ऑफ द टाइम्स। अगर सेकंड सर्व करेक्ट एरिया में चली जाती है तो हिज चांसेस ऑफ विनिंग आर 60%। अदरवाइज लूज कर जाएगा वो पॉइंट 40% के साथ। ठीक है जी जी बेटे, डायग्राम के ऊपर परसेंटेजेस नहीं लिख सकते, यहाँ पे वो लिखनी होती है डेसिमल्स या फ्रैक्शंस। और अगर सेकंड सर्व भी रॉन्ग एरिया में करेक्ट नहीं जाती है तो विन कर ही नहीं सकता, वो सीधा डायरेक्ट क्या कर जाता है, वो लूज कर जाता है 1 की प्रोबेबिलिटी से। ये था आपका 4 नंबर का ट्री डायग्राम। सबसे पहले आपने ट्री डायग्राम से ही ठीक करना है, और प्लस ये इतना हाई वेटेज बेटे होता है, अगर आपको वहां एरर कैरी फॉरवर्ड दे भी ना वो, और थोड़े बहुत मार्क्स भी कटते जाए आपके, ठीक है, तो इतना हाई परसेंटाइल पेपर है, आपके 3 या 4 मार्क भी कट गए तो आप ए और बी, ए से निकल के बी की रेंज में चले जाते हो। 2 क्वेश्चनों में अगर आपने भी 3-3 मार्क भी कटवा लिए ना, तो आपका ए तो गया यहीं से, ए खत्म हो जाता है यहीं से, बी में चले जाते हो सीधे। अगर वो एरर कैरी फॉरवर्ड मिल भी रहा हो ना, तो भी S1 इतना हाई परसेंटाइल पेपर है कि आप गलती अफोर्ड ही नहीं करते हैं। Use your tree diagram to find the probability that Don loses the point। ये जरा देखिएगा, Don loses the point, कितनी ब्रांचेस पे Don point लूज कर रहा है ये देखते हैं जरा। एक इसके ऊपर लूज है, फिर एक इसके ऊपर लूज है, और ये नीचे वाली पे लूज है। सो लूज करने के लिए बेटे आपके पास 3 ब्रांचेस हैं जिसके ऊपर Don का पॉइंट लूज हो रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजेस द पॉइंट इज, जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं मैं उसी में लिखना चाहूंगा। So probability of losing the point is on 3 branches। कौन कौन सी ब्रांच है जी आपके पास? 0.65 into 0.1 प्लस दूसरी ब्रांच कौन सी है आपके पास? 0.35, 0.8 और 0.4 प्लस तीसरी ब्रांच कौन सी? 0.35, 0.2 और 0.1। ठीक है, तो ये ब्रांचेस देख लीजिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट करेक्ट में गई और विन हो गया, फर्स्ट करेक्ट में नहीं गई, सेकंड जो है वो करेक्ट में चली गई और विन हो गई, और लूज हो गया, सॉरी, और लूज हो गया पॉइंट। हाँ, फर्स्ट भी करेक्ट में नहीं गई, सेकंड भी करेक्ट में नहीं गई, और पॉइंट लूज कर दिया आपने। ठीक है, तो इसका आपके पास डायरेक्ट ये अब एक ही बार कैलकुलेटर पे आपने लिख देना इसको, और ये 3 मार्क्स बेसिकली इन्हीं 3 कैलकुलेशंस के हैं, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.247। अब अगला पढ़ें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ने खुद बता दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, द डॉन फर्स्ट सर्व वेंट इनटू द करेक्ट एरिया, फर्स्ट करेक्ट एरिया गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट। तो इसको पहले तो हम लिखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सर्व करेक्ट गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सर्व करेक्ट एंड लूजेस द पॉइंट ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग तो ये आप ऊपर निकाल के आए हो 0.247, वो तो यही डाल देनी है पूरी की पूरी। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट और लूज वाली प्रोबेबिलिटी यहां पे डाल देनी है 0.65 इंटू 0.1। सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.65 ओवर 0.247, तो ये आ जाएगा 0.2632। अच्छा, अब नोटिस करें, उन्होंने ये अलग दी हुई थी, पहले पार्ट में निकलवा दी हुई थी, डिनोमिनेटर आपसे पिछले पार्ट में निकलवाया हुआ था उन्होंने। ठीक है, अगर ना निकलवाया होता, अगर ये डिनोमिनेटर पहले ना निकलवाया होता तो ये नोटिस कर ले बेटे, ये 3 और 2 अलग अलग नहीं होने थे, फिर ये 5 मार्क का इकट्ठा क्वेश्चन बनना था, और वो जरा बच्चे को फिर डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर निकालना बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब आपको समझ आया कि आपको रुक के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन को स्किम करने की कोशिश की कि बस हम 10 ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप S1 में C भी नहीं ले सकते। इस बात का बड़ा पक्का याद रखिएगा, सारे चैप्टर क्योंकि वो हैं आपके सिनेरियो बेस्ड हैं। देयर आर सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स ऑन Karen's journey टू वर्क। ठीक है, 3 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स हैं। ठीक है, और उसमें आपने सबसे पहले तो ये कि द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट Karen हैज टू स्टॉप एट द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइट आर 0.4, 0.8 एंड 0.3। ठीक है, ओके।
आप में से जिसने ये ट्री डायग्राम शुरू किया ना, ये ट्री डायग्राम गलत था। क्यों? क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या मसला है जी? क्वेश्चन के अंदर क्यों नहीं हम इसको इस तरह से कर सकते? 3 क्यों नहीं कर सकते? 3 क्यों नहीं डाल सकते यहाँ पे? उसको बेसिकली आपके पास, उसके पास चॉइस नहीं है कि वो 3 के पास जाए। उसको 3 ट्रैफिक लाइट्स की चॉइस नहीं है। देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स, उसने तीनों क्रॉस करनी है। ये देखो, मतलब ये कैरन का घर है, ठीक है, और कैरन ने यहां से निकलना है और ऑफिस जाना है, ठीक है। तो रास्ते में 3 सेट्स ऑफ लाइट्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज नंबर 1 लाइट, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन। अब वो आ रही है गाड़ी पे, ठीक है, और उसको पहली पे हो सकता है रुकना पड़े, ग्रीन हुई तो गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरी पे जाएगी, फिर तीसरी पे जाएगी, तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो पहली लाइट पे जाए, दूसरी लाइट पे जाए। तो जिन लोगों ने ये बनाई हुई थी ट्री डायग्राम, ये गलत थी, ठीक है, दिस वाज रॉन्ग, ठीक है। आपने रियल टाइम में सोचना है कि उसको पहला डिसीजन क्या लेना पड़ेगा। वो घर से निकली, उसको पहला डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो ग्रीन, वो लाइट पे स्टॉप करेगी या नहीं स्टॉप करेगी। डिसीजन तो नहीं है, मतलब उसके पास क्या प्रोबेबिलिटीज है कि उसको पहली लाइट पे स्टॉप करना पड़ेगा या नहीं स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप और नॉट स्टॉप, हो सकता है पहली लाइट पे स्टॉप करना पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। पहली लाइट पे ना स्टॉप करने की क्या होगी? 0.6। अब वो दूसरी लाइट पे आ गई, हो सकता है स्टॉप करना पड़े, हो सकता है ना स्टॉप करना पड़े। स्टॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.8, नहीं तो 0.2। अगर पहली पे नहीं स्टॉप करना पड़ा था, अगली हो सकता है ग्रीन लाइट हो, रेड लाइट हो तो स्टॉप करना पड़े 0.8 के साथ, और अगली वाली हो सकता है ग्रीन लाइट ही मिल जाए दोबारा 0.2 के साथ, ठीक है। अब वो तीसरी लाइट पे आ गई, अब थर्ड लाइट पे जब वो आएगी, फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो इसका ट्री डायग्राम ऐसे था, 0.3, 0.7 और 0.3। So this is the main idea behind the tree diagram. तो ट्री डायग्राम, और अगले सारे मार्क्स डिपेंडेंट इसके ऊपर थे। इंडिपेंडेंट की भी मैं बताता हूँ, अभी इंडिपेंडेंट का वर्ड छोड़ दो, अभी तुम लोगों के लिए ना इंडिपेंडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मिस करवाओ, बस प्रोबेबिलिटीज हैं। इंडिपेंडेंट की अभी बाद में बात करते हैं। जब वो पहली लाइट पे जाएगी बासिम, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होंगी, या तो वो स्टॉप करेगी या वो नहीं स्टॉप करना पड़ेगा उसको। दूसरी लाइट पे पहुंची तो फिर 2 ऑप्शंस होंगी, और तीसरी लाइट पे पहुंची तो फिर 2 ऑप्शंस होंगी। ये ट्री डायग्राम। Find the probability that Karen has to stop at each of the first 2 set of lights, but does not have to stop on the third one. तो पहली 2 पे स्टॉप करना है और तीसरी पे नहीं स्टॉप करना, ठीक है। सो सेकंड पार्ट जो है आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, पहली 2 पे स्टॉप करें और तीसरी पे ना स्टॉप करें, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास? 0.4, 0.8 और 0.7, 0.4, 0.8 और 0.7। अगले वाले पार्ट्स आप देखना जरा। अब देखो कितना बड़ा मसला है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और ये अपने ट्री डायग्राम के ऊपर बेस्ड था। तो जिसका ट्री डायग्राम ठीक नहीं है वहां जाके देख लो मार्क्सी में, उसमें कुछ भी नहीं दिया होगा। अच्छा जी, सेकंड थर्ड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैनन हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 ऑफ दीस 3 लाइट्स। अच्छा, अब जरा इसकी ब्रांचेस देखना कौन कौन सी हैं। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ दीस 3 लाइट्स की, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लूं जी। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 लाइट्स देखना, मैं कलर करने लगा हूं। तो स्टॉप, स्टॉप, नॉट स्टॉप, स्टॉप, नॉट स्टॉप और स्टॉप, ठीक है। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 लाइन। और तीसरी है नॉट स्टॉप, स्टॉप और स्टॉप, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स, तो 3 ब्रांचेस बन रही हैं। तो आएगी स्टॉप, स्टॉप और नॉट स्टॉप,
स्टॉप नॉट स्टॉप और नॉट स्टॉप अगले दोनों पे स्टॉप। जी पहली वाली आएगी 0.4, 0.8 और 0.7। दूसरी वाली आएगी 0.4, 0.2 और 0.3 और तीसरी वाली आएगी 0.6, 0.8 और 0.3। पहला तो 0.224 है, दूसरा और तीसरा निकाल लेते हैं। सो 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.3 0.024 0.3 0.144 तो 2 कर दोगे 0.39। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट एग्जैक्टली, सॉरी एट लीस्ट नहीं है, एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स। अच्छा जी, अब देखते हैं फोर्थ वन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है समथिंग गिवन दैट समथिंग होती है जी। हैज टू स्टॉप एट द फर्स्ट साइट ऑफ लाइट, स्टॉप एट फर्स्ट, ठीक है, गिवन दैट शी हैज एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स। तो अब आप क्या लिखोगे ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप एट फर्स्ट लाइट एंड एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स भी किए हैं उसने, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स। तो अब देख लो कौन कौन से कॉम्बिनेशन में है, स्टॉप नॉट स्टॉप, स्टॉप नॉट स्टॉप में एंड प्लस स्टॉप स्टॉप और नॉट स्टॉप में, ठीक है। इन दो के अंदर न्यूमरेटर में ये आएंगे 0.024 और 0.224, डिनोमिनेटर में 0.392, 0.6327। जी ये क्वेश्चन बढ़िएगा। इन अ कंट्री 30% पीपल, इन कंट्री ए 30% पीपल who drink tea have sugar in it. In country B, 65% people who drink tea have sugar in it. There are 3 million people in the country A who drink tea and 12 million people in country B who drink tea. ठीक है? A person is chosen at random from these people. At random का ना आपके सिलेबस के लेवल पे कोई मतलब नहीं होता, at random को पढ़ना नहीं है आपने, ठीक है। A person is chosen from these 15 million people, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज चोजन फ्रॉम कंट्री ए, ठीक है। कंट्री ए से आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, 3/15, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कंट्री ए से आने की, ठीक है। क्योंकि कंट्री ए वाले लोग कितने थे, 3 थे और 3 मिलियन थे आउट ऑफ 15 मिलियन थे। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पर्सन चोजन डज नॉट हैव टी, ठीक है। अब ट्री डायग्राम देखो क्या होगा, या तो वो पर्सन कंट्री ए से होगा या वो पर्सन कंट्री बी से होगा, या तो वो पर्सन टी में शुगर लेता होगा या वो नो शुगर वाला होगा। ये इसका ट्री डायग्राम था। पर्सन ए की कंट्री ए से होने का क्या चांस था, 1/5, तो ना होने का क्या होगा बेटे, 4/5। कंट्री बी से होने का होगा 4/5। पर्सन ए जो है बेटे, कंट्री ए वाले लोग 30% लोग शुगर लेते थे, तो 3/10 आ जाएगा। ये 0.3 लिखना चाहते हो तो 0.3 लिख लो, मैं 3/10 लिख रहा हूँ, और ये आ जाएगा 7/10। पर्सन बी की कंट्री ए से होने, पर्सन बी के शुगर होने के थे 65/100। ये मैं डेसिमल्स लिख देता हूँ, बाद में कंफ्यूज ना होते रहना। ओके, सो 0.3, 0.7, 0.65 और 0.35। अब सेकंड पार्ट आंसर करते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन डज नॉट हैव शुगर। डज नॉट हैव शुगर वाली ये दो ब्रांचेस हैं आपके पास, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो शुगर विल बी जी 1/5 इंटू 0.7 प्लस 4/5 इंटू 0.35।
ठीक है, 1/5 इंटू 0.7 प्लस 4/5 इंटू 4/5 इंटू क्या था 0.35 0.42 आ जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड देखो, given that a person does not have sugar in his tea, find the probability that the person is from country B। जी, क्या मेरा एक सवाल है, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या नहीं है? पहला तो क्वेश्चन ये आंसर करें, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है? कंडीशन क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की? गिवन दैट द सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट। जी, सेकंड इवेंट क्या था बेटे? सेकंड इवेंट क्या था? शुगर वाला। तो बेटे सेकंड इवेंट हो चुका हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कंडीशनल का सवाल है। पेपर में वहां जजमेंट लेनी होती है कि कंडीशनल का क्वेश्चन है कि नहीं है। जी, कंट्री बी का पूछना है, गिवन दैट द पर्सन डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्री बी एंड नो शुगर, ये वाली ब्रांच, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो शुगर। देख ले बेटा, न्यूमरेटर में क्या आना है? कंट्री बी एंड नो शुगर, 4/5 इंटू 0.35 ओवर 0.4। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2/3 या 0.66। ओके, अच्छा जी, अब फेयर 5-sided डाइस हैज साइड्स 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी स्पिनर है। Raj spins the spinner and throws 2 fair dices. He calculates his score as followed. अगर उसका स्पिनर, ओके, स्पिनर, अगर स्पिनर का रिजल्ट, पहले वो स्पिनर थ्रो करेगा और फिर उसके बाद डाइसेस फेंकेगा, ठीक है। अगर उसके स्पिनर के ऊपर आंसर इवन नंबर आता है, ठीक है, मतलब 2 या 4 आ जाता है, तो वो क्या करता है? अब जो वो डाइसेस के स्कोर को वो क्या करता है? डाइसेस के स्कोर को वो मल्टीप्लाई कर देता है। डाइसेस के सारे स्कोर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई बोथ स्कोर्स। ओके, और अगर उसके स्पिनर का आंसर 1 3 या 5 आता है, तो वो डाइसेस के स्कोर को ऐड कर देता है, ठीक है। ओके, अब राज का स्कोर 12 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट राज स्कोर इज 12, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंडेड ऑन एन इवन साइड। ओके, अब हम देखते क्या है कि 2 इवेंट्स हो गए, एक तो स्कोर का 12 होना, ठीक है, राज का स्कोर 12 है, तो ये देखो इसका, अब क्वेश्चन क्या बनाओगे? पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने इवन साइड पे, स्पिनर के इवन साइड पे होने की, गिवन दैट स्कोर क्या है? 12 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर इवन साइड पे हो और स्कोर 12 हो, स्पिनर इवन एंड स्कोर 12 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर 12। तो हम पहले तो स्कोर 12 निकालने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या है। अच्छा, देखते हैं स्कोर 12 कैसे आएगा। 2 डाइसेस को अगर मल्टीप्लाई करो तो स्कोर 12 कैसे आएगा? सो 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। टोटल कितने आउटकम्स हो गए? यहां से टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 12 और 4, 4 आउट ऑफ 36 चांसेस हैं कि मल्टीप्लाई करके स्कोर आपका 12 आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर 12। अगर आपने इवन नंबर लेके आए थे, अगर आप ऑड नंबर लेके आए थे, तो स्कोर 12 लाने की क्या है? 6 + 6 से 12 आना था, ठीक है, बिकॉज ऑड नंबर आया था, तो ऐड करके कब आ सकता है? 12। तो दिस इज ओनली 1 आउट ऑफ 36 चांस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर 12 इज ओनली 1 आउट ऑफ 36। अब जरा एक ट्री डायग्राम देखें, मैं लेता हूं, मैं क्वेश्चंस लेता हूं, 1 मिनट देना। सबसे पहले तो उसने स्पिनर रोल किया था,
तो स्पिनर या तो इवन नंबर पे गया होगा, स्पिनर या तो ऑड नंबर पे गया होगा, ठीक है। स्पिनर इवन नंबर पे जाने की प्रोबेबिलिटी थी 2/5, ऑड नंबर पे जाने की थी 3/5। अब स्कोर 12 आया होगा या 12 नहीं आया होगा, फिर स्कोर 12 आया होगा या स्कोर 12 नहीं आया होगा, ठीक है। तो इवन नंबर से स्कोर 12 आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/9, ना आने की क्या होगी 8/9, और ऑड नंबर से स्कोर 12 आने की थी 1/36, और ना आने की क्या थी 35/36। आप देखें स्पिनर इवन पे हो और स्कोर 12 आया हो, इसकी क्या ब्रांच होगी, स्पिनर इवन पे हो और स्कोर 12 आया हो, तो दैट वुड बी 2/5 इंटू 1/9 ओवर स्कोर 12 आने की वैसे क्या प्रोबेबिलिटी है ये देख लो। स्कोर 12 आने की एक तो यहां से 12 आ सकता था और एक यहां से 12 आ सकता था। सो स्कोर 12 आने की वैसे क्या प्रोबेबिलिटी थी 2/5 इंटू 1/9 प्लस 3/5 इंटू 1/36। जी बेटा जी 4 देख लें जरा मेरे साथ। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी दैट हैंक गोज स्विमिंग ऑन एनी डे, यार एक सेकंड क्या हो रहा है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट हैंक गोज स्विमिंग ऑन एनी डे इज 0.2 व्हेन ही गोज, तो अगर 0.2 है तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नॉट स्विमिंग के ऊपर अगर ये 0.75 है तो ये 0.25 आ जाएगा, अगर ये x है तो ये 1 - x आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मेरा ट्री डायग्राम देख लो जो मैंने फिल इन किया, पहले ट्री डायग्राम देख लो जो मैंने फिल इन किया। एक सेकंड यार जरा मैंने ना इसको, okay, and then we expand, okay, yeah, this looks fine, okay। so हमारे पास ट्री डायग्राम की एक दफा फिलिंग प्लीज देख लो जी। ये 0.8 आ गया, ये 0.25 आ गया, ये 1 - x आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है जी, जी the probability that Hank has burgers is 0.5, तो probability of burgers बताई हुई है उसने, वो कितनी है 0.5। probability of burgers बेटे देख लें किस किस ब्रांच पे होगी, ओ सॉरी, एक ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है, इन दोनों को टोटल 0.5 आना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे probability of burgers क्या होगी 0.2 इंटू 0.75 प्लस 0.8 इंटू x इज इक्वल्स टू 0.5। अच्छा, गिवन दैट हैंक हैज सफर burgers for supper, मुझे बताओ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि नहीं है, यस नो, यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि गिवन दैट सफर हो गया, ये हो गया हुआ है, सेकंड इवेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ है, बर्गर्स सेकंड इवेंट था, ये गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमिंग, तो अब आप क्या करोगे, सो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमिंग फाइंड करनी है गिवन दैट ही हैज बर्गर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमिंग एंड बर्गर्स वाली ब्रांच ऊपर ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर्स नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर्स तो 0.5 बताई हुई है क्वेश्चन में, और स्विमिंग एंड बर्गर वाली ब्रांच कौन सी है 0.2 इंटू 0.75, तो इतने आसान 6 मार्क्स हैं। और जिसको पहले चैप्टर में स्नैरियो नहीं पढ़ने आएंगे बेटे, अगले चैप्टर में आपके लिए जिंदगी में हार्ट अटैक्स हैं, क्योंकि अगले चैप्टर में स्नैरियो ही स्नैरियो है सारे के सारे।